1853 के बाद, ठीक है, 1853 तक हम लोगों ने देखा था कि 1773 से लेके 1853 तक में कि चार्टर एक्ट नाम से एक्ट लाया जा रहा था, या जिसको कह रहे थे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कह रहे थे, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। इसी में घटना होती है 1857 का रिवॉल्ट, और इस रिवॉल्ट के बाद इतना समझ में आ गया था ब्रिटिश इंडिया को कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस, मतलब इंडिया को चलाने का अब हैसियत ईस्ट इंडिया कंपनी को है नहीं। तो यहाँ से बोला गया कि आप वापस आइए, और पूरा जो इंडिया है वो अब डायरेक्ट क्राउन के अधीन होगा। क्राउन के अधीन मतलब डायरेक्ट अब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन इंडिया को लाएंगे। फिर उसके बाद एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके पहले थोड़ा ध्यान दो, तो उस समय हम लोग सुनते थे रेगुलेटिंग एक्ट, अब रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, अब चार्टर एक्ट नहीं है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। और इसमें बोला गया ब्रिटिश रूल हैड बिगन विथ एबोलिशन ऑफ कंपनी रूल। कंपनी रूल फाइनली खत्म हो गई और उसकी जगह पे क्या आ गया, ब्रिटिश रूल। डायरेक्ट आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गए। यहां से कंपनी रूल खत्म होता है, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और आप डायरेक्ट आप क्राउन के अधीन चले गए, क्राउन के अंदर चले गए, और आप ब्रिटिश कॉलोनी है। अब यहां पर जो पोस्ट बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, जो हम लोग पढ़े थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, उस पोस्ट का नाम दे दिया गया वायसराय। वायसराय का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, ठीक है, जो शासन है उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो वायसराय वर्ड आया और यही हुआ रॉयल रिप्रेजेंटेटिव। तो अब गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब आप डायरेक्ट ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया है उसके अधीन आ चुके हो, तो अब उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति हैं उसके तहत तुम काम करोगे। दैट वर्ड इज कॉल्ड वायसराय, ठीक है। उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो गई, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी के पोस्ट को समझो कि सेक्रेटरी का पोस्ट एक्चुअल में क्या था। सेक्रेटरी का पोस्ट जो था वो इस तरीके से रखा गया था कि कंट्रोल जो करना है इंडिया को, मतलब क्या हुआ कि यह आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेंटर बनाए थे, मद्रास बनाए थे, बॉम्बे बनाए थे, और हम लोग बंगाल बनाए थे, इस सेंटर को बनाए थे। अब बोला कि यहाँ 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 तीनों मिलके एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा वायसराय, ठीक है, एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा वायसराय, और वायसराय जो होगा वो तीनों जगह को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर क्या है, गवर्नर है, यहाँ पर क्या है, गवर्नर का पोस्ट है, यहाँ भी गवर्नर का पोस्ट है। अब ये तीन गवर्नर को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस तीन गवर्नर को कंट्रोल कर रहे हैं वायसराय, ठीक है। और लंदन में, ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, उस पार्लियामेंट में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, पार्लियामेंट है, बहुत सारे मेंबर होंगे उस पार्लियामेंट के। उस पार्लियामेंट में एक व्यक्ति को घोषित कर दिया गया कि भैया आप जो हैं आप बन गए सेक्रेटरी। आप क्या बन गए, आप सेक्रेटरी बन गए, कहाँ के, इंडिया के। आपको बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं लंदन में, ठीक है। और यहाँ जो व्यक्ति वायसराय है ये आपको रिस्पॉन्सिबल आपके प्रति होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई मन में डाउट है, कोई सवाल पूछना है, तो आप सवाल पूछेंगे इस वायसराय से, और वायसराय आपको इस बात का आंसर देगा, ठीक है। और वायसराय को यह पावर दिया गया कि वायसराय इस गवर्नर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये सभी गवर्नर जो होंगे वो उस वायसराय के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके लिए आंसरेबल होंगे। तो और यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है, इनको जब कुछ पूछना होगा, जब इनको बात करनी है, तो वो किससे बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से, जो कहाँ बैठा हुआ है, लंदन में। तो इस प्रकार से एक सिस्टम क्रिएट हुआ। क्या सिस्टम क्रिएट हुआ कि गवर्नर्स हैं, ये अपने अपने स्टेट को चला रहे हैं। इन गवर्नर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है,
वायसराय को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके अधीन काम कर रहा है? क्राउन के अधीन। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो जब ब्रिटेन की महारानी जब इलाहाबाद में अपने आप को प्रोक्लेम करती है कि हम भारत की महारानी भी कहलाएंगे अब से, तो वो बोलती है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको मिलने जा रहा है गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस बोलने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे बोला गया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मिला गुड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले जो गवर्नेंस थी क्या वो खराब गवर्नेंस थी? वो बैड, गुड का मतलब उल्टा क्या होगा? बैड होगा। तो क्या उसके पहले वाले सब बैड थी? नहीं। पॉलिटिक्स की भाषा में अगर हम कहें तो गुड गवर्नेंस का मतलब जो होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है एंसरेबल गवर्नमेंट। ठीक है, एंसरेबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब गुड गवर्नेंस वर्ड यूज होता है पॉलिटी में, जिसका मतलब क्या हुआ? गुड गवर्नेंस का मतलब हुआ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एंसरेबल गवर्नमेंट की बात हो रही है। जिस समय मान लो कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो क्या किसी के पास पावर था क्या कि शाहजहां से ये क्वेश्चन पूछे कि भाई तुमने ताजमहल पे इतना खर्चा क्यों किया? ठीक है, इतना पैसा तुमने ताजमहल में क्यों बर्बाद किया? तो क्या ये पूछने का अधिकार किसी को था? नहीं था। वो गुड गवर्नेंस नहीं कहलाएगा पॉलिटी में। पॉलिटी में गुड गवर्नेंस क्या है कि जब कोई सरकार कुछ काम की तो उसको पूछने का अधिकार हो और उस सरकार को वो जवाब देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस। तो यहां पर एक सिस्टम क्रिएट किया गया कि गवर्नर जो बंगाल के हैं, गवर्नर जो मद्रास के हैं, गवर्नर जो बॉम्बे के हैं, वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं? वो रिस्पॉन्सिबल है वायसराय के प्रति। यानी वायसराय को उनको जवाब देना पड़ेगा। वायसराय किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो उनको जवाब देंगे। और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? क्राउन के, तो क्राउन को वो जवाब देंगे। इस प्रकार से एक पूरा एक हायरार्की बनाया गया और इस प्रकार से बोला गया कि भाई आप खुशनसीब हैं कि अब आपको मिलने क्या जा रहा है? गुड गवर्नेंस मिलने जा रहा है। ठीक है, ये चीज बनाई गई। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एक पद क्रिएट हुआ, और इसके लिए एक एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इसकी सैलरी किसके द्वारा दी जाती थी? इसकी सैलरी होती थी इंडिया से। क्योंकि आप है तो आप कैबिनेट के मेंबर, लेकिन आप चूंकि इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, सो आपकी सैलरी इंडिया से दी जाएगी। इसलिए बता दिए, ये एग्जाम में हमेशा आता है। और सेक्रेटरी का एक ऑफिस बनाया गया जो 15 मेंबर का ऑफिस था, उसको चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है 1858 के बाद आता है 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और ध्यान समझना, इसको लिंक करना हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री में इस टेन्यूर में अब बहुत सारी चीजें होनी वहां भी शुरू होंगी। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वाला जब पोर्शन पढ़ोगे तो तुमको दोनों को लिंक करना पड़ेगा यहाँ पर कि वहां हिस्ट्री में क्या हो रहा है और पॉलिटिकली क्या हो रहा है, दोनों को समझना। जैसे 1861 में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किया गया डिफरेंट प्रोविडेंसेज में। ध्यान से समझो, जब हम शुरू किए थे 1773 से, तो वहां पे तुमको क्या बताया कि जो गवर्नर थे, गवर्नर के पास दो तरह का पावर था, एक एग्जीक्यूटिव पावर था, एक लेजिस्लेटिव पावर था। तो जब हम सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश किए थे, हम क्या किए थे? इसके लेजिस्लेटिव पावर को सीज कर लिए थे और बंगाल को दे दिए थे सारा पावर, कि बंगाल अकेला है जो कानून बनाएगा, बाकी दोनों केवल उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन किया गया था उसको वापस डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है फिर से। ठीक है, जो आज का सिनारियो है कि आज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो डिसेंट्रलाइज है। तो देखो 1773 से स्टार्टिंग हुआ सेंट्रलाइजेशन, जो 1833 में फाइनलाइज हुआ कि अब सेंट्रलाइज हो गए। अब फिर देखो 1861 से हम वापस कहां पहुंच गए? हम फिर से पहुंच गए डिसेंट्रलाइजेशन पर, और लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर जो था प्रोविडेंसेज का, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई। ठीक है, नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ वायसराय बिकम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो वायसराय का जो काउंसिल था उसका नाम रख दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म फॉर कहां के लिए फॉर्म किया? बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए और पंजाब के लिए। 3 स्टेट में स्टेट का विधानसभा जो आज के डेट में है वो लागू हो गया। और ऑर्डिनेंस जो आज के आर्टिकल में 1, 2, 3 में दिखता है, ये ऑर्डिनेंस का पावर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ वायसराय के पास दिया गया कि वायसराय चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जो आज का हमारा ऑर्डिनेंस है। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब क्या हुआ कि कैबिनेट में बहुत सारे मेंबर होंगे और हर मेंबर के पास एक डिपार्टमेंट होगा। जैसे आज के डेट में है कि जब
कैबिनेट अब हम देखते हैं सेंटर का, तो वहां पर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो जैसे मान लो कि खाद्य मंत्री है तो खाद्य विभाग देखेंगे, कृषि मंत्री है तो कृषि विभाग देखेंगे, ठीक है, रोड मंत्री है तो रोड देखेंगे। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू हुआ? तो 1861 में शुरू हुआ। ये जो सिस्टम आज तुम देख रहे हो कि एक मंत्री होता है, उसका एक मंत्रालय होता है, ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, हर एक मेंबर जो थे वायसराय के, उनको दिया गया एक डिपार्टमेंट कि भैया आपका ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को चलाना आपका काम है। फिर आता है 1892। 1892 के पहले एक घटना ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में घट चुकी है। 1885 कांग्रेस का गठन हो चुका है। यानी कांग्रेस का गठन अगर हो चुका है तो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अब एक्टिव होंगे, जिसका असर तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर दिखेगा। बोथ लेवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर गिवन टू पावर टू डिस्कस बजट। लो, जो पहला पावर मिला आपको कि जो विधानसभा था, ठीक है, और जो सेंटर में जो आपका लेजिस्लेचर था, दोनों जगह आपको बोल दिया गया कि आप बजट पर डिस्कस कर सकते हो। मतलब जो बजट हम ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इतना रुपया खर्च करेंगे, तो तुम उस पर डिस्कस कर सकते हो। भाई सवाल पूछो कि क्यों करोगे, कितना इतना ही क्यों करोगे और क्यों नहीं करोगे। तो ये सवाल पूछने का अधिकार वहां मिला। तो सवाल पूछना जो होता है वो अच्छी बात है कि सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सवाल आपने पूछा तो ये जवाब दे रही है गवर्नमेंट। तो ये दिखाता है कि दोनों तरफ जो व्यक्ति बैठा हुआ है, एक गवर्नमेंट का पार्ट है, एक अनदर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों का मोटो क्या है? दोनों का मोटो है डेवलपमेंट। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, तो जो कर रहा है अगर वो गलत करने की कोशिश करे तो उसको पता रहेगा, डर रहेगा कि कल को जब हम गलत करेंगे तो हमसे इसका सवाल पूछा जाएगा और हमको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द प्रोविडेंशियल असेंबली बिगिन। प्रोविडेंशियल, जो प्रोविडेंस में, मतलब प्रोविडेंस बोलने का मतलब हुआ आज के समय का स्टेट, आज के समय का राज्य। तो जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो राज्य थे उसको प्रोविडेंसेस कहा जा रहा है। तो प्रोविडेंस में जो लेजिस्लेचर था उसमें नॉमिनेट करने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, जो आज के डेट में भी दिखता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो वो कॉन्सेप्ट वहां पर भी शुरू हुआ, और वो कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ वो किसको दिया गया पावर? वो पावर दिया गया, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स था, ठीक है, कोई बिजनेसमैन का ग्रुप था, उन लोग को ये पावर दिया गया कि भाई आप लोग अपने में से किसी को नॉमिनेट करके लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं। तो ये सब चीजें कब शुरू हुई? 1892। क्यों ये चीजें शुरू हुई? क्योंकि कांग्रेस का गठन हो चुका था, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, तो उनका इन्फ्लुएंस था कि चलो तुमको भी खुश करना है तो तुम भी अपना कोई मेंबर यहां भेज सकते हो। तो इसके लिए ये सारा प्रोविजन दिया गया। फिर आता है 1909 का मॉडले मिंटो, ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। मॉडले मिंटो में मॉडले कौन है? मॉडले है सेक्रेटरी, और मिंटो कौन है? मिंटो जो है उस समय के वायसरॉय है। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म, मॉडले मिंटो रिफॉर्म तुमको एग्जाम में हमेशा दिखेगा। ये दिखता है एक ही कारण से, वो दिखता है सेपरेट इलेक्ट्रोड के कारण से। सेपरेट इलेक्ट्रोड के नाम से ये जाना जाता है। क्यों इसमें ऐसा था, क्या था? आज के डेट में इसको लोग, जिसके पास समझ थोड़ी कम है, वो इसको आज के रिजर्वेशन से रिलेट करते हैं कि रिजर्वेशन वाला सिस्टम। रिजर्वेशन नहीं था, ध्यान से समझना। सेपरेट इलेक्ट्रोड, रिजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई सीट है जिस पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब एक पर्टिकुलर जो कॉम है वही उस पर खड़ा होगा। जैसे मान लो कि हम बोले कि एससी का सीट रिजर्व कर दिया गया, मतलब क्या हुआ कि इस सीट पर उस जगह से जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो एससी ही होगा। वो क्या होगा? वो एससी ही होगा जो चुनाव लड़ेगा। यहां पे जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि जो उस चुनाव में वोट देगा, ठीक है, जो वोट देगा, अगर मान लो हमने बोला कि एससी के लिए सीट रिजर्व किया गया है, इसका इसके सिनारियों में क्या मतलब था कि जो वोटिंग देने का जो राइट है, ठीक है, वो सिर्फ एससी को ही है, ठीक है, खड़ा जिसको होना है हो जाओ, लेकिन उस व्यक्ति को जो वोट देगा वो व्यक्ति केवल एससी होगा। तो जैसे मान लो वहां पर सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था मुस्लिम को, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ था कि 1909 का घटना है, तो 1906 में ऑलरेडी तुम्हारा मुस्लिम लीग बन चुका है, अब मुस्लिम लीग भी आ चुका है, तो मुस्लिम लीग को भी खुश करना है, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड की सिस्टम लाया गया। मतलब क्या हुआ कि किसी सीट से कोई मुसलमान अगर खड़ा हुआ तो उसको उस एरिया में जो वोटर्स होंगे, अगर मान लो वहां पर 100 वोटर है और जिसमें 10 वोटर जो है वो मुस्लिम है, तो ये केवल 10 वोटर जो मुस्लिम है वही वोट डाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो ये सिस्टम लॉन्च किया गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इंक्रीज। ऑब्वियस बात है कि अब कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग भी आ गई, तो पावर तो बढ़ाना पड़ेगा तुमको, तो सेंट्रल लेवल पर भी पावर को बढ़ाया गया और प्रोविडेंशियल लेवल पर भी पावर को बढ़ाया गया। इंडियन को अपॉर्चुनिटी दी गई पार्टिसिपेट करने के लिए, कहां पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय बोलने का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय का मतलब हुआ कि वायसराय का जो ऑफिस था उसमें इंडियंस की भी एंट्री हुई, ठीक है। उसके पहले तक इंडियन वहां पर एंट्री नहीं मार सकते थे, लेकिन वहां पर इंडियन को भी एंट्री दी गई, और उसी में आपके जो एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनकी एंट्री होती है। ये पहले इंडियन बनते हैं जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट था आपका 1909 में। प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि मान लो कि 1000 का पॉपुलेशन है, ठीक है, तो 1000 के पॉपुलेशन में चुना जाता है कि कोई एक व्यक्ति को, यही व्यक्ति वोट डालेगा केवल, जो इस 1000 को रिप्रेजेंट करेगा, जो इस 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिस्टम था वहां पर। इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया किसके लिए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बिगिन। यहाँ पर शुरू होता है कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनने के लिए ये वाला इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम बिगन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोविडेंशियल जैसे इंक्रीज किया गया, 6 से लेकर 60 किया गया। 28 गवर्नमेंट डिजिग्नेटेड ऑफिसर एंड 32 नॉन ऑफिशियल। इस तरह से जो नंबर था, ठीक है, प्रोविडेंशियल असेंबली में, वो नंबर को बढ़ाया गया, क्योंकि अब तुम्हारे पास पॉलिटिकल पार्टी आ चुका है तो तुमको सबको खुश करना है, तो उस लिए बनाया गया। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे, आपके सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो आपके उस समय के वायसराय थे, ठीक है। ये जाना, जैसे वो जाना जाता है अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, वैसे ये जाना जाता है डायरकी के लिए। डायरकी का मतलब क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट, इसको क्यों डुअल गवर्नमेंट कहते हैं समझ में आपको तुरंत आ जाएगा कि क्या था डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं हुआ जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार, ये डुअल गवर्नमेंट नहीं है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब था कुछ यहाँ पर, सेंट्रल और प्रोविडेंशियल इशू आर इंक्लूडेड, काउंसिल एट बोथ लेवल विल बी एबल टू मेक लॉज देयर रिस्पेक्टिव इशू। यहां से देखो कहानी शुरू होता है कि सेंट्रल में भी एक लेजिस्लेचर बैठा हुआ था और राज्यों में भी एक लेजिस्लेचर बैठा हुआ था। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल में लोकसभा था, राज्य में विधानसभा था, तो सेंट्रल को भी पावर दिया गया कि तुम भी कानून बनाओ, स्टेट को भी पावर दिया तुम भी कानून बनाओ, ठीक है। दोनों को पावर दे दिया गया कि तुम भी कानून बनाओ, तुम भी कानून बनाओ। लेकिन कानून जो बनाने की बात थी उसको 2 पार्ट में डाला गया कि ट्रांसफरेबल और रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया। मतलब क्या हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। आज की डेट में भी ये चीज है बट अलग तरीके से है, और सब्जेक्ट बांट दिया गया। जैसे मान के चलते एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दे दिया गया स्टेट को कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर स्टेट कानून बनाएगा। मान लो कि हम रख दें पुलिस, तो पुलिस के सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट को बांट दिया गया। लेकिन एक चीज किया गया, इसको, इस सब्जेक्ट को बांटा गया 2 पार्ट में, एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या था कि जैसे एग्रीकल्चर किसको दिया गया, स्टेट को, लेकिन अगर सेंट्रल को लगता है कि हमको कानून बनाना है एग्रीकल्चर पर, तो ये कानून बनाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है तो ये सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, सेंट्रल के पास। तो ये ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट रखा, मतलब जो इंपॉर्टेंट जितने चीज थे उसको दिया तो स्टेट को, लेकिन उसको डाल दिया कहां पर, ट्रांसफरेबल में, कि आपके पास है लेकिन जरूरत अगर हमको हुआ तो हम कानून बना देंगे, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का व्यवस्था रखा। और एक रखा रिजर्व कि हाँ चलो ये पार्ट तुम्हारा है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो आज की डेट में जैसे बना हुआ है कि यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट पर स्टेट ही कानून बनाएगा, सेंट्रल उसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है, ठीक है, या सेंट्रल के लिस्ट पे स्टेट इंटरवेन नहीं कर सकता। लेकिन उस समय ये नहीं था, उसको बांटा, सब्जेक्ट को बांट दिया 2 पार्ट में, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट जितने सब्जेक्ट थे उसको रख दिया ट्रांसफरेबल में। अब बोला कि ठीक है तुम्हारे पास है लेकिन कानून हम बना देंगे। तो फायदा क्या हुआ वैसा, इसी को कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट, कि सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन कानून 2 व्यक्ति बना रहा है, ठीक है। कानून स्टेट भी बना रहा है, कानून सेंट्रल भी बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट। 2 तरह की सरकारें दिख रही है, ठीक है। तो समझ में आया। और डायरेक्टी का मतलब क्या है, बाय कैमरल व्यवस्था शुरू की गई। बाय कैमरल, लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट लॉन्च हो गया। लोकसभा राज्यसभा कहां पर,
सेंट्रल में, अभी स्टेट में नहीं एंटर किए, लेकिन सेंट्रल लेवल पर हम लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, सेंट्रल के लेवल पर। तो जो आज का तुमको दिख रहा है, तो बायकैमरल व्यवस्था वहां पर शुरू हो गई, जिसमें एक कहलाया काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस, जिसको हम लोग आज के डेट में जानते हैं राज्यसभा के नाम से, ठीक है, और एक कहलाया लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग जानते हैं लोकसभा के नाम से, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा तुमसे पूछेगा कब बना, तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बना। सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविडेंसेज इज रिड्यूस, बोला कि सेंट्रल का जो कंट्रोल है प्रोविडेंसेज पे उसको हम कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट दिए ना तुमको, हम सब्जेक्ट कैसे दिए, तो ट्रांसफरेबल और रिजर्व के रूप में वो दे दिए सब्जेक्ट, इससे तुम्हारा कंट्रोल घट गया, ठीक है। एक हाई कमिश्नर वाज अपॉइंटेड एट लंदन, जो वहां पर सेक्रेटरी था, अब उसके नीचे एक हाई कमिश्नर नाम का एक पोस्ट क्रिएट कर दिया गया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो सबसे बड़ा एक्ट है, ठीक है। तुम कह सकते हो कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका बेस यही है, ठीक है। आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लगभग हम लोग 1935 के एक्ट पर ही बेस्ड होकर अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो के लिए। ये क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहला अरेंजमेंट वेयर मेड टू फॉर्म द ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब क्या हुआ, फेडरेशन का मतलब क्या हुआ, एक सेंटर होगा, ऐसे सिंपल भाषा में समझ लो, आगे हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में समझेंगे बहुत डिटेल में। एक सेंटर होगा और बहुत सारे स्टेट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स होंगे, और ये सब इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब सबको अपना काम करने का अधिकार होगा, लेकिन सब यहां से जुड़े रहेंगे, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। ये है कॉन्सेप्ट फेडरेशन का। तो फेडरेशन का मतलब हुआ था कि सेंट्रल दिल्ली को बनाया, तो दिल्ली एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी, और जितने स्टेट है सबके पास अपना अपना राइट्स रहेगा, सब अपने लिए डेवलपमेंट करेंगे, अपने लिए सब काम करेंगे, लेकिन सब जुड़े रहेंगे इस दिल्ली से और इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो फेडरेशन का पहली बार कॉन्सेप्ट वहीं पे आया कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको मैंडेटरी नहीं किया, मतलब जो प्रोविजन था उसमें ये नहीं लिखा कि सबको ये मानना पड़ेगा, तो बोला कि जिसको मन है वो इस फेडरेशन में शामिल हो। तो प्रिंसली स्टेट भी हुआ करता था उस समय। प्रिंसली स्टेट मतलब आज के समय में उसको राजघराना, जो रजवाड़े थे, एक तो प्रोविडेंसेस था जिसको राज्य कह रहे हैं हम अपने, और एक था रजवाड़ा, वो राज्य की श्रेणी में नहीं था, उसमें राजा था लेकिन वो कंट्रोल था उसका ब्रिटिश इंडिया से, लेकिन उस पे ना वहां पे विधानसभा थी ना वहां पे कोई सरकार बनती थी, तो वो भी था। तो सबको बोला कि जिसको जिसको इंडिया के फेडरेशन में शामिल होना है वो सब शामिल हो सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। तो वहां पर लोग जब ऑप्शन दे दोगे तो कोई नहीं माना, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट फेडरेशन का कहां से आया, तो वो आया 1935 के एक्ट से, ठीक है। वो कहां से आया, 1935 के एक्ट से आया, ठीक है। और लिस्ट बनाया गया, पावर को डिवाइड किया गया, जो आज भी दिखता है तुमको शेड्यूल 7 में, ठीक है। शेड्यूल 7 में हम लोग देखते हैं 3 प्रकार का लिस्ट दिखता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये सूची देखो यही पहली बार बना था। एक बना फेडरल लिस्ट, एक बना क्या, फेडरल लिस्ट, जो इसका ऑनर कौन है, सेंट्रल है। दूसरा बना प्रोविडेंशियल लिस्ट, जो स्टेट देख रहा था, और एक बना ज्वाइंट लिस्ट, जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जो आज डेट में कहलाता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। द डुअल रूल केम एट इन, जो डुअल रूल, जो ट्रांसफरेबल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट आया था 1919 में, उसको खत्म कर दिया गया। प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी को अरेंज कर दिया। प्रोविडेंशियल में ये चीज हुआ था, ट्रांसफरेबल और रिजर्व कॉन्सेप्ट, वहां पे बोला नहीं भाई तुमको जो कानून बनाना तुम अपना बनाओ, हम तुम्हारे में इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव में बना दिया गया बायकैमरल, यानी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद 1919 में बायकैमरल आया था, कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल पर लोकसभा राज्यसभा बना था। अगला बार जो आया अब राज्यों में भी बनाया। कौन कौन राज्य बने ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, तो याद रखना हमेशा, 1 नंबर पे बंगाल है, 2 नंबर पे बॉम्बे है, 3 पे मद्रास है, 4 पे बिहार है, 5 पे असम है, 6 पर उत्तर प्रदेश है। 6 राज्यों में बायकैमरलिज्म शुरू कर दिया गया, ठीक है। 6 राज्यों में बायकैमरलिज्म शुरू कर दिया गया। सेपरेट इलेक्शन आर रीअरेंज फॉर शेड्यूल ट्राइब, 1909 में हम लोग
मुसलमानों को दिए थे, मुस्लिम्स को दिए थे, उसको अब एक्सटेंड किया गया कहाँ पर, शेड्यूल्ड ट्राइब में, वुमेन में और वर्कर्स में। ठीक है, ऑटोनॉमस पावर वेर गिवन टू द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर, बहुत सारा पावर दिया गया वहां के अथॉरिटी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1935 एक्ट, जो आज का तुम्हारा आरबीआई है, इसको इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन कहां से आया, 1935 से आया। ठीक है, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1937 में, 1935 का प्रोविजन था। ठीक है, फेडरल कोर्ट जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, ये इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली में। ठीक है, 1937 में विथ 6 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। याद करो 1773 में एससी सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, ये अलग चीज था। अब फाइनली फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहां हुआ, दिल्ली में फाइनली हुआ, जो आज के डेट में तुमको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पास टोटल 321 चैप्टर और 10 लिस्ट था, जो हमारे संविधान का आधार बना। और इसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती है। ठीक है, घटनाएं इसके बाद बहुत सारी होंगी, जिसका रिजल्ट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बनना। मतलब क्या हुआ कि देखो 1935 का एक्ट आ गया, अब खाली घटना को थोड़ा सा देख लेते हैं। 1935 का एक्ट आ गया, इस एक्ट के आधार पर 1937 में भारत में इलेक्शन होता है। ठीक है, प्रोविनेंसेज का, सभी प्रोविनेंसेज यानी सभी राज्यों में चुनाव होता है, और चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में जीतती है बहुत जगह। ठीक है, कांग्रेस अच्छी जगह में जीतती है, ये एक घटना है। अगला घटना क्या होगा, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, और सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने में ब्रिटेन क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है कि हम भी वर्ल्ड वार में शामिल हैं। और वर्ल्ड वार में हम शामिल हैं मतलब क्या हुआ, हम ब्रिटेन के बोलने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया भी बिना किसी से पूछे ताछे इंडिया को भी घोषित कर दिया गया कि वर्ल्ड वार में वो भी शामिल है। तो जो प्रोविडेंसेज में कांग्रेस या मतलब जो भी सरकारें बनी थी, ये गवर्नमेंट को बुरा लगा। बुरा क्या लगा कि भैया तुम हमको चुनो, मतलब वार में डिक्लेयर कर दे रहे हो कि हम लड़ रहे हैं, कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लो। किसी से कुछ नहीं पूछा गया था और वार में डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके गुस्सा में 1939 में सारा गवर्नमेंट जो होगा वो रिजाइन कर देगा कि भैया हमको नहीं चलाना है गवर्नमेंट। जब हमसे आप ना कुछ पूछ रहे हैं, ना कुछ मेरा कोई बात का वैल्यू है, ना मेरा कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम किस बात का सरकार है। तो ये सारी सरकारें देती है, यहाँ से रिजाइन कर देंगे। ये सब पार्ट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये सब पार्ट पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री में, ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो घटना खाली जान लो क्योंकि घटनाओं के कारण यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत कुछ चेंज होगा। तो घटना ये हुआ 1940 में हम लोग रिजाइन कर दिया सारी सरकार ने। उसके बाद 1940, 1946 इस सब में चूंकि ब्रिटेन वर्ल्ड वार लड़ रहा है और उसका एक बहुत बड़ा सेना जो है वो इंडिया में है और इंडिया के सारे लोग नाराज हैं, तो वो चाहेगा कि इंडिया को मनाओ, किसी तरह से मनाओ ताकि ये भी वार में हमारे साथ अच्छे से लड़े। तो अगस्त का प्रपोजल आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा, और इन सब के में डिमांड किस बात का रखा जा रहा था कांग्रेस या इंडियंस के द्वारा कि भैया हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हमको क्या चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दो, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली टीम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली टीम चाहिए हमको, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमको असेंबली का चुनाव करवाओ। तो वही 1946 में जब कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन का प्रपोजल था, उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि ठीक है तुमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए और इसके लिए चुनाव होगा और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, लोग चुन के आएंगे और वो लोग बनाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये था हमारा पॉलिटिकली डेवलपमेंट कि किस प्रकार से हम लोग यहां तक पहुंचे। तो हम लोग 1935 तक पहुंचे, उसके बाद 1947 का एक्ट आएगा जिसमें भारत को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बीच में एक घटना होगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से काम करना शुरू करेगा और वो हमारा काम करते करते वो जाके 49 में फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना के हम लोगों को सुपुर्द कर देगा। तो यही वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा होगा
कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे निर्माण की, कौन कौन उसके मेंबर हुए, कौन कौन सी कमेटियां बनी, क्या प्रोविजंस रखे गए थे, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बना और स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। ये हमारा होगा सेकेंड क्लास। होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे साथ हमारे क्लास से आपको फायदा हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।